स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आया हूं फार्मासिस्ट का पेपर, जो कि CGHS का है। 2018 में पेपर हुआ था और ये इसका लास्ट पार्ट है। इसके 2 वीडियो ऑलरेडी जो है मैंने अपलोड कर रखे हैं और 15-15 क्वेश्चंस की हम लोग सीरीज कर रहे हैं। इसमें भी हम लोग 15 क्वेश्चंस करेंगे और ये तीसरा वीडियो है। और यहाँ से हमारा ये जो पेपर है टेक्निकल क्वेश्चंस का, ये कंप्लीट हो जाएगा CGHS का। और लगभग 45 क्वेश्चंस आपके हैं इसमें। और साथ ही साथ आप लोगों को सूचित करना चाहता हूँ कि आपकी UPRVUNL की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, जो कि फार्मासिस्ट का इसमें एक पोस्ट रही है आपकी। इसमें कई सारी पोस्टें थी जिसमें से एक फार्मासिस्ट की पोस्ट थी। तो इसका जो एग्ज़ाम डेट है और एडमिट कार्ड, दोनों चीज़ें जो है ऑफिशियली लॉन्च की जा चुकी हैं। और 5 तारीख को जो है आपका 5 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है, 5 अप्रैल 21, ठीक है ना, 5 अप्रैल 2021 को। और सेकेंड टाइम पे एग्ज़ाम है। अगर आपने अभी भी अपना एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड किया है तो जल्दी से जाइए और एडमिट कार्ड डाउनलोड करिए। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। और साथ ही साथ अगर आपने फार्मासिस्ट की अपनी तैयारी चालू नहीं करी है तो उसको स्टार्ट कर दीजिए। और फार्मासिस्ट के जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए भी मैं प्लेलिस्ट जो है बना रखी है मैंने, और उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करके वहाँ से आप लिंक मिल सकती है, आपको मिल जाएगी। और वहाँ से आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे 15-15 क्वेश्चंस के। बहुत ही अच्छे वीडियोस हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। आप लोग उनको ज़रूर देखिए। और साथ ही साथ आपको हमारे चैनल का जो टेलीग्राम ग्रुप है ऑफिशियल, वो भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप लोग उसको ज्वाइन करिए। और वहाँ पे आपको सारा स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। जो भी मैं PDF यहाँ पे बनाता हूँ वो PDF वहाँ पे प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो बढ़ेंगे हम लोग अपने इस वीडियो की तरफ और शुरू करेंगे हम अपना आज का ये सेशन। और हमारा देखिए जो आज 31 नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो आपके सामने है। वेल्प्रोइक एसिड इज़ा, देखिए जो वेल्प्रोइक एसिड है उसका किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं और आपको टिक करना है। देखिए पहला आपका ऑप्शन है एंटासिड, दूसरा एंटीमेटिक, तीसरा एनाल्जेसिक, चौथा एंटी इपिलेप्टिक। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको क्लिक करना है। द राइट आंसर इज एंटी इपिलेप्टिक ड्रग। जो वेल्प्रोइक एसिड होता है वो एंटी सीजर या एंटी इपिलेप्टिक ड्रग होता है, ठीक है। और अगर मैं आपको देसी लैंग्वेज में बताऊं तो ये जो है मिर्गी की दवा होती है, ठीक है। और बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ, अपने 32 नंबर ऑफ क्वेश्चन की तरफ। द डोज ऑफ आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट टू बी गिवन टू एडल्ट्स ओरली शुड बी इन द रेंज ऑफ। देखिए पहली बात तो आप लोग ये समझ लीजिए कि आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट साल्ट का यूज़ क्या होता है। ये देखिए कार्डियक जो अरेस्ट होता है, CHF कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर जब होता है तो उसमें इस साल्ट का इस्तेमाल करा जाता है। और बेसिकली ये साल्ट जो है वो आपका हार्ट की प्रॉब्लम से रिलेटेड है, हार्ट अटैक से रिलेटेड है, एक तरीके से आप लोग ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। तो आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट और आइसोसार्बाइड मोनोनाइट्रेट, आपको डाइनाइट्रेट के बारे में बताना है कि अगर ओरली दे रहे हैं तो उसका कितना अमाउंट होना चाहिए, 70 to 80 mg, 5 to 7। तो द राइट आंसर इज जो सही आंसर है वो है 10 to 20 mg। 10 से 20 mg का जो डोज होता है आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट का वो हम लोग देते हैं। फिर बढ़ेंगे 33 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। एंटीडोट ऑफ बेंजोडाइजिपिन। बेंजोडाइजिपिन एक एंटीडोट होता है किसका, किसकी पॉइजनिंग में हम लोग एंटीडोट ऑफ बेंजोडाइजिपिन्स की पॉइजनिंग में इसका एंटीडोट क्या होता है। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि अगर बेंजोडाइजिपिन्स की पॉइजनिंग हो जाए तो इसकी पॉइजनिंग को कम करने के लिए कौन सा केमिकल देंगे। देखिए नैलेक्सोन, बार्बिचुरेट्स, एन एसिटाइलसिस्टीन या फ्लूमाजेनिल। तो बेंजोडाइजिपिन्स की पॉइजनिंग के लिए आप क्या देंगे, आप लोग बताइए अपना राइट आंसर। राइट आंसर इज फ्लूमाजेनिल। सॉरी ऊपर नीचे आपका ये जो सीक्वेंस है ये ऊपर नीचे हो गया है। फ्लूमाजेनिल जो है वो बेंजोडाइजिपिन्स की पॉइजनिंग में हम लोग देते हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मॉर्फिन डेरिवेटिव्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन। देखिए जो मॉर्फिन्स के डेरिवेटिव होते हैं, जो मॉर्फिन से प्राप्त की जाती हैं दवाएं दूसरी, ठीक है, उसमें जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है, डेरिवेटिव्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन, वो कहाँ किस कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेट हो जाते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, एब्डोमेन पेन, हेड इंजरी, रीनल कोलिक या बर्न्स। तो आपको सही टिक करना है। द राइट आंसर इज हेड इंजरी। हेड इंजरी में आपके जो डेरिवेटिव होते हैं मॉर्फिन के वो जो है कॉन्ट्रा इंडिकेट हो जाते हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। द यूजुअल डोज ऑफ रिफाम्पिन
टू बी एडमिनिस्टर्ड टू एन एडल्ट एज। देखिए रिफाम्पिन का जो यूजर डोज होता है जो हम लोग नॉर्मली दे सकते हैं किसी भी एडल्ट को, वो कितना होता है? 1000 से 2000 mg पर डे, 100 से 200 mg पर डे, 450 से 600 mg पर डे, या 600 से 700 mg पर डे। तो आप लोग आंसर जो है इसका दीजिए। द राइट आंसर इज 450 से 600 mg पर डे। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। देखिए जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है वो किस साल पास हुआ था, किस साल आया था? 1948, 1943, 1945, 1940। देखिए इसमें दो क्वेश्चंस होते हैं। द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है वो आया था 1940 में, और जो इसका रूल है, रूल जो है वो आया था 1945 में। तो जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है वो 1940 में राइट आंसर है, और अगर रूल पूछा जाए तो 1945 में आएगा। 37 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडियल डेली डोज ऑफ डाइजीपाम इन एन अडल्ट। डाइजीपाम का जो आइडियल डोज होता है, जो डेली आप किसी को दे सकते हैं, वो क्या होता है? 50 to 60 mg, 90 to 100 mg, 70 to 80 mg, या 5 to 30 mg। तो द राइट आंसर इज 5 to 30 mg। डेली डोज ऑफ डाइजीपाम इज 5 to 30 mg। फिर बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38। अ ड्रग दैट डिक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ अनदर ड्रग इज कॉल्ड। ऐसी ड्रग, ऐसी मेडिसिन, ऐसी दवा जो डिक्रीज कर देती है दूसरी दवा की एक्टिविटी या दूसरी दवा का प्रभाव कम कर देती है, ऐसी दवा को क्या कहते हैं? ठीक है, अ ड्रग दैट डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ अनदर ड्रग, जो दूसरी दवा का प्रभाव कम कर दे, ऐसी दवा जो दूसरी दवा का प्रभाव कम कर दे, उसको क्या कहा जाता है? एगोनिस्ट कहेंगे, सिनर्जिक कहेंगे, एंटागोनिस्ट कहेंगे, या एडवर्स रिएक्शन कहेंगे? तो द राइट आंसर इज एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब ऐसी दवा जो दूसरी दवा का जो इफेक्ट है वो कम कर दे। सपोज दैट दवा ए और बी है, तो अगर ए दवा आप दे रहे हैं तो ये दवा क्या करेगी कि बी का भी एक्शन डाउन कर देगी। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं एंटागोनिस्ट। और एगोनिस्ट का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देगी। 39 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिव इंग्रेडिएंट्स फॉर्म अ फ्रोथ व्हेन शेकन विद वाटर। देखिए इसमें से कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसको वाटर के साथ शेक करने पे वो झाग बनाता है। ठीक है, तो जैसे कि फ्रोथ का मतलब आप जब सुबह ब्रश करते हैं तो साथ में आपका फ्रोथ झाग बनता है ना, बस वही आपसे पूछा जा रहा है उसी तरीके से। तो रेजिन है, गम है, टैनिन है, या सेपोनिन है? तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो वाटर के साथ फ्रोथ बनाएगा, झाग बनाएगा? द राइट आंसर इज सेपोनिन। ठीक है, सेपोनिन। 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। लैक्सेटिव आर यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ। लैक्सेटिव का इस्तेमाल किसकी मैनेजमेंट में होता है, किसके ट्रीटमेंट में होता है? कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, अपेंडिसाइटिस, या इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन? तो द राइट आंसर इज कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं लैक्सेटिव का। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41। विच अमंग द फॉलोइंग ड्रग्स इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द स्टमक। देखिए इसमें से ऐसी कौन सी दवा है जो स्टमक में एब्जॉर्ब होती है? ठीक है, एस्प्रिन है, मीटोप्रोलॉल है, एमिनोपायरिन है, क्विनीन है। क्विनीन एंटी मलेरियल होती है आपकी। मीटोप्रोलॉल तो आप जानते ही हैं क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव। और आपकी जो एस्प्रिन है, NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो है, ये आपकी होती है स्टमक में जा करके एब्जॉर्ब। एस्प्रिन, राइट आंसर एस्प्रिन। फिर बढ़ेंगे 42 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। गाल ब्लैडर इज लोकेटेड इन। जो गाल ब्लैडर है वो कहाँ लोकेटेड होता है, कहाँ पे स्थित होता है? आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, पूरा एलिमेंट्री कैनाल की अगर बात की जाए या डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की जाए तो राइट लंबर रीजन, राइट इलियक रीजन, लेफ्ट इलियक रीजन, या राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन? तो बताइए आप लोग। द राइट आंसर इज राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। जो गाल ब्लैडर है वो आपका राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में पाया जाता है। 43 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। इन मेडिकल पैरलेंस द टर्म नियोनेट्स रिफर्स टू अ बेबी दैट इज। देखिए मेडिकल पैरलेंस मतलब आपसे सीधे सीधे पूछा जा रहा है मेडिकल डिक्शनरी में, ठीक है, जो टर्म होता है नियोनेट्स, उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? किसी बच्चे के लिए किया जाता है, और उस बच्चे की एज या अवस्था कितनी होनी चाहिए, आयु कितनी होनी चाहिए? ओल्डर देन 12 वीक्स बट नो ओल्डर देन 16 वीक्स। ठीक है, नो ओल्डर देन 4 वीक्स, ओल्डर देन 6 वीक्स बट नो ओल्डर देन 12 वीक्स, ओल्डर देन 4 वीक्स बट नो ओल्डर देन 8 वीक्स। मतलब आपसे कह रहा है कि 12 ओल्डर देन 12 वीक्स बट नो ओल्डर देन 16, मतलब 12 सप्ताह से ज़्यादा और 16 सप्ताह से कम। ठीक है, आपसे दूसरा कह रहा है नो ओल्डर देन 4 वीक्स, यानी 4 सप्ताह से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
फिर वहीं पे आपसे कहा जा रहा है अगले ऑप्शन में ओल्डर देन 6 वीक, यानी 6 सप्ताह से ज़्यादा और 12 सप्ताह के बीच में। फिर अगला ऑप्शन है 4 सप्ताह से ज़्यादा लेकिन 8 सप्ताह से कम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नो ओल्डर देन 4 वीक्स। 4 वीक्स का मतलब क्या हो गया जा करके, 4 वीक्स का मतलब हो गया जा करके 4 इंटू वीक्स, एक वीक्स में 7 डेज, तो 4 वीक जो है आपके 4 सप्ताह में कितने 28 दिन। और जो एग्जैक्ट इसकी डेफिनेशन होती है नियोनेट्स की, तो नियोनेट्स क्या होता है, जो फर्स्ट 20 डेज होते हैं, जो पहले 20 दिन होते हैं, पहले 20 दिन के बच्चे को हम लोग नियोनेट्स की कंडीशन में रखते हैं। लेकिन आप इसको 1 महीने तक कर सकते हैं, 1 महीने तक के बच्चे को आप नियोनेट्स बोल सकते हैं, ठीक है। फिर वो इन्फेंट की कंडीशन में आ जाता है, 1 महीने से लेकर के 1 साल तक का बच्चा इन्फेंसी पीरियड में होता है। व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट डोज ऑफ मॉर्फिन दैट कुड प्रूव लीथल टू एन एवरेज ह्यूमन बीइंग। व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट डोज ऑफ मॉर्फिन, देखिए मॉर्फिन का वो अप्रॉक्सीमेट डोज बताइए जो इसके ऊपर लेने के बाद वो लीथल हो सकता है, हानिकारक हो सकता है, ठीक है। लीथल टू एन एवरेज ह्यूमन बीइंग 250 mg, 15 mg, 500 mg या 150 mg। द राइट आंसर इज 250 mg। अगर 250 mg के ऊपर आप मॉर्फिन लेते हैं तो वो लीथल हो सकता है, आपके लिए हानिकारक हो सकता है। 45 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज द ब्रोंकोडाइलेटर, इसमें से कौन सी दवा जो है वो ब्रोंक्योल्स को डायलेट करेगा। तो साल्बुटामॉल है, रेनिटिडीन है, इकोस्प्रिन है, डिजॉक्सिन है। आप सभी लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं इसका जो राइट आंसर है वो साल्बुटामॉल, ट्रबुटालिन, सैल्मेट्रॉल, ये बेम्ब्यूटेरॉल, अमीनोफाइलिन, डेक्सकोरिन फाइलिन, थियोफाइलिन, ये सारे के सारे आपके एक तरीके से ब्रोंक्योडाइलेटर्स ही होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से मज़ेदार जो क्वेश्चंस हैं और जो फार्मासिस्ट की वैकेंसीज़ हैं वो सारी की सारी अपडेट्स लाते रहते हैं। और अभी आपका UPRVNL फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो उसके लिए दिन रात आप मेहनत करिए, स्टार्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।